प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज जो आगे लेसन बचा हुआ है, फर्स्ट लेसन, उसको पढ़ेंगे। तो जैसे पहले ही है इसका, यहाँ से पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि जो ऊपर उसने कहा था नहीं, सरकार है, राज्य है, ये क्या है, कानून बना सकती है, इनको लागू करवा सकती है सरकार, लेकिन चुनावों के माध्यम से इन सरकारों को बदला जा सकता है, मगर राज्य को नहीं बदला जा सकता। इसी प्रकार जैसे एक राज्य ऐसी राजनीतिक संस्था है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाल राज्य आदि की बात कर सकते हैं, यानी कि पूरे देश का, राष्ट्र का, इनके बारे में बात कर सकते हैं। उसके बाद है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। औपनिवेशिक शासन में राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था, इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता का दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। यानी कि जो संविधान है, जो लोगों को उनके अधिकारों की, राज्य और अन्य लोगों की, यानी कोई शक्तिशाली व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन न कर सके, संविधान के अंदर उसको अधिकार दिया गया। शुरुआत में जो संविधान बना था उसके अंदर 7 थे, और जो बाद में है एक संविधान अधिकार है वो हटा दिया गया था, संपत्ति का अधिकार। तो अब ये 6 ये हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, और छठा संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे। देखो, समानता का अधिकार, कानून की नज़र में सभी लोग समान है। इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा, चाहे वो धनवान हो, चाहे गरीब हो, या किसी धर्म, जाति, लिंग से संबंधित हो, तो सभी को समान अधिकार दिया गया। और इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि किसी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति या नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे खेल के मैदान, होटल, दुकान आदि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। यानी कि सभी के साथ समानता का प्रभाव दिया जाएगा। और उसी प्रकार का, चाहे मैदान हो, होटल हो, दुकान हो, या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाने का, कोई भी मंदिर, मस्जिद, इनमें सभी लोगों को जाने का अधिकार होगा। इसी प्रकार रोजगार के मामलों में राज्य के किसी भी, यानी कि समानता का अधिकार के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, इनको ध्यान से पढ़ना है आपने। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन कुछ अपवाद है। यानी कि सभी को रोजगार प्राप्त करने के समान अवसर दिए जाएंगे। जैसे हर भर्ती में कोई भी व्यक्ति अपना फॉर्म भर सकता, अप्लाई कर सकता है सारे, लेकिन कुछ अपवाद हैं। अपवाद का मतलब क्या, किसी को रिजर्वेशन दिया गया, उनको ज़्यादा सीटें दी गई, उनको नौकरी पर प्राथमिकता दी जाती है, ये अपवाद हैं, जिनके बारे में इसी किताब में हमें आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। यानी कि छुआछूत क्या थी, अस्पृश्यता, यानी कि जो अपने समाज में फैली हुई थी, उसको भी संविधान के अंदर एक गैर कानूनी साबित कर दिया था और उसको दंडनीय अपराध बना दिया था अगर कोई करता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति, भाषण की स्वतंत्रता, सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने की, कोई भी व्यवसाय, पेशा, कारोबार करने का अधिकार शामिल है। यानी स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर किसी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की, भाषण देने की, अपने विचार रखने की, किसी भी देश में, अपने देश में आने जाने की, कहीं पर भी रोजगार स्थापित करने के उनको अधिकार दिया गया है।
तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी किसी के साथ मानव व्यापार या किसी व्यक्ति का शोषण, बेगार या फिर किसी व्यक्ति को अपने कब्जे में रखना, ये सारी इन चीज़ों को, उनके शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया हर नागरिक को। जैसे उसमें मानव जबरन जबरी श्रम, 14 वर्ष की कम आयु के व्यक्तियों को मजदूरी पर रखना एक अपराध है। तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संविधान में यह भी कहा गया कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक व्यक्ति अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, यानी कि हर व्यक्ति को, हर धर्म को अपने अपने शैक्षिक संस्थान खोलने का अधिकार दिया गया है। छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि जो ऊपर यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो हम उस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकते हैं। यानी कि राज्य सरकार भी चाहे हो या कोई भी व्यक्ति हो, संविधान के अंदर जब उसने किया भाई कानूनों का पालन नहीं हो रहा तो वो किसी भी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ जाकर वो अदालत का सहारा ले सकते हैं। अब देखो, निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, यह आपने खुद देखना है। यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूर करता है, यानी कि दरी बनाने के, कालीन की आती दरी बनाने के कारखाने में मजदूरी करता है, तो कौन सा अधिकार हुआ, इन 6 में से बताना आपने। दूसरा यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, ये भी क्या है, उसकी स्वतंत्रता का अधिकार को करता है। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि किसी समूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती, वो शैक्षणिक और धार्मिक और शैक्षणिक सांस्कृतिक अधिकारों को हनन है। यदि किसी सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं देती क्योंकि वह अधिकारी महिला है, ये सारे आपने देखना भाई कौन सा अधिकार कहाँ पर हनन हो रहा है, ये आप खुद देखोगे और उनका लिखोगे। उसके बाद है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। यानी कि जैसे भारत के अंदर है, भारत के अंदर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म का कोई भी राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। यानी कि भारत के अंदर ना तो हिंदू धर्म को, ना मुस्लिम धर्म को, ना बौद्ध जैन किसी को प्रोटेक्शन दी हुई है। उसने सभी नागरिकों को समान धार्मिक स्वतंत्रता दी हुई है। वो अपने अपने धर्मों के अनुसार पूजा पाठ या जो अनुष्ठान है वो कर सकते हैं। धार्मिक निरपेक्षता के बाद अब आप बात समझने लगे होंगे। कभी कभी देश का इतिहास यह तय करता है कि देश का संविधान कैसे होगा। संविधान के आदर्शों को तय करने के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिन्हें हम अपने देश के प्रतिनिधियों के जरिए सरकार करना चाहते हैं। यानी कि पूरे देश के अंदर जो संविधान सभा थी अपनी, उन्होंने हर जिम्मेवारी को बखूबी निभाते हुए हर जिम्मेवारी का या हर व्यक्ति के लिए, प्रत्येक देश के नागरिक के लिए कानून बनाया हुआ। बदलते खेल इसी तरह से देश के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं, वहाँ देश की बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल को देख चुके हैं, वहाँ लोकतंत्र बनाने की ज़रूरत के साथ एक नए संविधान की ज़रूरत पैदा हो गई थी। ऊपर 11 मौलिक कर्तव्यों में से प्रत्येक से संबंधित रेखा चित्र और तस्वीर बनाया था, उन पर कविताएं गीत अपने कक्षा में चर्चा करें। यानी कि आपने 11 मौलिक अधिकार लिखने हैं बस। उसके बाद ये जैसे जो चित्र है ऊपर ये वाला, अब देखो इसके अंदर क्या है। 24 जनवरी 1950 को मैंने बताया था ना, संविधान जो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1900
49 26/11 1949 को बनकर तैयार हो चुका था। फिर लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को, जब अंतिम जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, वो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। और उसी बैठक में ये संविधान की प्रतियों पर, यानी कि जो कॉपी है उसके ऊपर वो हस्ताक्षर कर रहे हैं। जब उस टाइम में प्रधानमंत्री था जवाहरलाल नेहरू थे। इस प्रकार इसमें सारे दिखाए हुए हैं। अध्यक्ष, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। सबसे नीचे चित्र में बाएं क्रम से दिखाई देने वाले श्री जयराम दास दौलतराम, खाद्य एवं कृषि मंत्री, यानी कि जो संविधान निर्माण के समय में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। स्वास्थ्य मंत्री थी जॉन मथाई। वित्त मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री का पद था इनके पास। और उनके पीछे जगजीवन राम, श्रम मंत्री। यानी कि ये जो उस टाइम में एक क्वेश्चन 4-5 बनेंगे अपने वेरी शॉर्ट जो हैं, ये आपने करने हैं। यानी कि जो स्वतंत्रता के समय या 1950 में संविधान लागू करने के समय कौन किस पद पर था, उनके नाम। उसके बाद है अभ्यास के क्वेश्चन। किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की क्यों जरूरत है? शुरुआत में यही मिलेगा आपको, अपन देख लेना है। उसके बाद है नीचे दिए कॉलम के दस्तावेजों के पहला कॉलम 1990 के नेपाल का संविधान और दूसरा कॉलम नेपाल के ताज़ा संविधान का लिया गया। पहला उदाहरण क्या है? नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियाँ महामहिम नरेश और मंत्री परिषद में निहित होगी। यानी कि उस टाइम में जो कानून था ना 1990 में, उस टाइम में प्रत्येक जो शक्तियाँ थी कार्य करने की या कानून बनाने की, वो राजा और उसके मंत्रियों के अधीन थी। राजा और उसके मंत्रियों के अधीन थी। और जबकि 2015 में जो कार्यकारी शक्तियाँ संविधान और कानून के अनुसार मंत्री परिषद में निहित थी। यानी कि सर्वोपरि कौन बना है? संविधान। संविधान के अंदर जो लिखित रूप में जो कानून बने हुए हैं उनके लिए वो अधिकार मंत्री परिषद को दिए गए थे। और उसके बाद है क्वेश्चन 3, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों को शक्ति का कोई अंकुश न होता तो क्या होता? तो ये देखो, अगर उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं होता तो क्या होता? वो अपनी मनमानी ढंग से सरकार को चलाते और लोगों के साथ अत्याचार करते, अपने लोगों को भर्तियाँ करते। इस तरह से बहुत सारे थे उसके अंदर। उसके बाद है 4th क्वेश्चन, यानी कि सारे के सारे जो अभ्यास के क्वेश्चन हैं आपने करने हैं ये। भारतीय राज्यों के नाम लिखे जिनकी सीमाएं निम्नलिखित पड़ोसी देशों से लगती है। बांग्लादेश से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? ये देखो यहाँ पर मैप में, पश्चिम बंगाल, ये है पश्चिम बंगाल, ये वाला पश्चिम बंगाल। उसके बाद है ये असम। उसके बाद त्रिपुरा। ये 3 राज्य हैं। उसके बाद और एक मेघालय, ये ऊपर यहाँ पर असम ये हो गया, ये मेघालय यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा इसमें।
इन शब्द संकलन, मनमानापन, ये बड़ा आदर्श, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राज व्यवस्था, संप्रभु, मानव व्यापार, निरंकुशता, ये सारे शब्द संकलन है। इनके ये भी आपने लिखने हैं और याद भी करने हैं साथ में। ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ।